हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली कुछ वीडियोस में हम आपको यही बता रहे हैं कि विभाग ने सरकार से 11 पॉइंट्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगी है। तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि उन पॉइंट्स से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 24 मई 2022 की ये नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल्स में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो विभिन्न डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो अंक लगाए जाने हैं वो किस आधार पर लगाने हैं। तो जो 11 पॉइंट्स की एक फ़ाइल जो विभाग के द्वारा सरकार को भेजी गई थी, उसकी जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। जैसा कि चैनल पर आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इन पॉइंट्स के रिलेटेड एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी की जो सिफारिशें थी, जो भी पॉइंट्स थे, उनकी जो रिकमेंडेशन थी, उनको गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है। यानी कि कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, दे हैव बीन अप्रूव्ड, उनको अप्रूव्ड कर दिया गया है। अब इन अप्रूव्ड की गई रिकमेंडेशन को सिलेक्शन कमेटी, जो एसडीएम, बीईओ और एसएमसी चेयरमैन की जो कमेटी है, वो सिलेक्शन कमेटी इन रिकमेंडेशन के आधार पर अंकों का निर्धारण कर सकती है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि वे कौन सी रिकमेंडेशंस हैं और उन्हें समझने की कोशिश भी करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो रिकमेंडेशन है, फर्स्ट जो पॉइंट है, वो है पर्सन लिविंग इन एक्सट्रीम इंडिजेंट कंडीशन। एक्सट्रीम इंडिजेंट कंडीशन में कौन सा पर्सन जो है वो आ सकता है। तो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी हैं उनमें ये पॉइंट लिए जाने चाहिए। पहली बात कि फैमिली शुड नॉट हैव पक्का हाउस, यानी कि फैमिली की कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। फैमिली शुड नॉट हैव एनी व्हीकल, कोई मोटरसाइकिल कार वगैरह नहीं होनी चाहिए। फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन 35,000 पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष 35,000 से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए। और साथ में लैंड होल्डिंग मतलब उस परिवार के पास 1 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, लैंड नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई अभ्यर्थी इन बिंदुओं के अंतर्गत आता है तो उस एप्लीकेंट का इंडिजेंट सर्टिफिकेट मान्य होगा और साथ में उसे 5 अंक भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो पॉइंट नंबर 1 है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आप पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं कि वेदर ए कैंडिडेट सबमिट अ बीपीएल कैटेगरी सर्टिफिकेट एज वेल एज सर्टिफिकेट रिगार्डिंग लिविंग इन एक्सट्रीम इंडिजेंट कंडीशन। यानी अगर किसी एप्लीकेंट ने बीपीएल सर्टिफिकेट भी दिया है और साथ में इंडिजेंट सर्टिफिकेट भी दिया है, तो क्या दोनों के मार्क्स मिलेंगे? तो जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है उसके अनुसार यस, इंडिजेंट सर्टिफिकेट के 5 मार्क्स और SC ST OBC बीपीएल कैटेगरी के 3 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी एप्लीकेंट को इन दोनों सर्टिफिकेट्स के मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पॉइंट नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो पॉइंट नंबर 3 है, ये बहुत से एप्लीकेंट्स ने इसके बारे में कमेंट्स के माध्यम से पूछा था। ये जो पॉइंट है, इसमें देखिए ये बात तो क्लियर है कि उन फैमिलीज़ को प्रेफरेंस मिलेगी जिन फैमिलीज़ में कोई भी मेंबर गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस, तो इन दैट केस प्रेफरेंस किसे दी जाएगी? तो दोस्तों, यहाँ पे जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है वो यही है कि प्रेफरेंस उसे मिलेगी जिस फैमिली का कोई भी मेंबर गवर्नमेंट सर्विस में ना हो। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर 2 कैंडिडेट हैं और दोनों की जो फैमिलीज़ हैं उनमें कोई भी मेंबर गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, तब फिर किसे प्रेफरेंस मिलेगी? तो कमेटी ने ये क्लियर किया है, तब उस केस में जिस फैमिली की एनुअल इनकम लोअर होगी उसे प्रेफरेंस मिलेगी।
अब यहाँ पे एक ये भी समस्या हो सकती है कि दोनों फैमिलीज़ की एनुअल इनकम भी सेम हो, तो इन दैट केस फाइनली प्रेफरेंस उस व्यक्ति को मिलेगी जो हायर इन एज है, यानी कि जिसकी आयु अधिक होगी। तो दोस्तों जो एज वाला जो फैक्टर है ये पहले भी चैनल पे आपको बता दिया गया है, तो वही पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अब देखिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि जो लैंड से संबंधित है वो है पॉइंट नंबर 4। तो इसमें देखिए क्लाउज 7 में कैंडिडेट हुज फैमिलीज हैव डोनेटेड लैंड फॉर स्कूल्स आर टू बी गिवन 8 मार्क्स, यानी कि जिन फैमिलीज ने स्कूल को लैंड डोनेट किया है उनको 8 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जो टर्म है फैमिलीज उसे डिफ़ाइन नहीं किया गया है, तो उसे डिफ़ाइन किया जाना ज़रूरी है। तो जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है उसके हिसाब से, उसके अनुसार फैमिली का मतलब है लैंड डोनर या फिर उसकी वाइफ और साथ में उसके बच्चे। अब यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 4 का जो सेकंड सब पॉइंट है उसमें देखिए उसमें क्या बोलता है कि हु विल बी द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ लैंड डोनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि लैंड डोनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो इशू कौन करेगा। और साथ में ये भी पूछा गया है कि वेदर द मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली सच कैंडिडेट हुज फैमिलीज हैव डोनेटेड लैंड फॉर द सेम स्कूल इन विच ही और शी हैज़ अप्लाइड। इसका मतलब कि एप्लीकेंट की फैमिली ने जिस स्कूल को लैंड डोनेट किया है एप्लीकेंट उसी स्कूल में अप्लाई कर रहा है तभी मार्क्स मिलेंगे, या किसी दूसरे स्कूल में लैंड डोनेट किया होगा तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि जो सर्टिफिकेट है वो इशू करेगा तहसीलदार, और जो तहसीलदार जो सर्टिफिकेट इशू करेगा वो पटवारी की रिपोर्ट के ऊपर सर्टिफिकेट इशू करेगा। और इसमें यह भी क्लैरिफाई किया है कि अगर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की जो कॉपी होगी वो भी एक्सेप्टेबल होगी, उसके आधार पर भी लैंड डोनेशन सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। इवन इफ़ इंतकाल हैज़ नॉट बिन डन फॉर सम रीज़न, और अगर इंतकाल नहीं किया गया है परंतु ज़मीन पर शिक्षा विभाग का कब्ज़ा है, उस केस में भी लैंड डोनेशन का सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लेरिफाई किया गया है कि अगर एप्लीकेंट की फैमिली ने जिस स्कूल को लैंड डोनेट किया है एप्लीकेशन भी उसी स्कूल के लिए दी गई है, तब एप्लीकेंट को 8 मार्क्स लैंड डोनेशन के मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 के सब पॉइंट 3 में ये पूछा गया है कि अगर किसी ने एडवर्टाइजमेंट के बाद अगर लैंड डोनेट किया है तो क्या उसे 8 मार्क्स यानी कि 8 अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लेरिफाई कर दिया गया है कि एडवर्टाइजमेंट की नोटिफिकेशन के बाद अगर किसी ने लैंड डोनेट किया है तो उसे उस लैंड डोनेशन के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 5 में है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल ओन बिल्डिंग, कि स्कूल की अगर अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं है स्कूल की, तो और जो स्कूल है वो कहीं नियर बाय किसी और बिल्डिंग में या किराए की बिल्डिंग में या फिर रेंट फ्री बिल्डिंग में चल रहा है, तो क्या इस सिचुएशन में जो है मार्क्स कैसे मिलेंगे, वार्ड वाइज या पंचायत वाइज कैसे इसको डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे कमेटी ने इस पॉइंट को इस प्रकार से क्लेरिफाई किया है कि स्कूल चाहे जहाँ मर्जी चल रहा हो, रेंट फ्री बिल्डिंग में चल रहा हो या जैसे मर्जी चल रहा हो, लेकिन स्कूल जहाँ जिस वार्ड में या जिस पंचायत में नोटिफाई किया गया है उसी वार्ड या पंचायत के रिलेटेड ही मार्क्स एप्लीकेंट को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ एक बात और क्लियर की गई है कि अगर कोई कैंडिडेट को मार्क्स दिए जाते हैं इन व्यू ऑफ फिजिकल लोकेशन ऑफ ए स्कूल, इट मीन्स कि अगर कोई स्कूल जहाँ पे नोटिफाइड किया गया है वहाँ फिजिकली नॉन एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन यानी कि वहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, जहाँ नोटिफाई किया गया है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, और इस सिचुएशन में जो स्कूल है वो नियर बाय स्कूल में चल रहा है, तब उसे दोनों स्कूल का बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट नंबर 6 है ये भी बहुत से एप्लीकेंट्स, बहुत से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट्स आए थे कि जो हैंडीकैप्ड है, डिसेबिलिटी है, उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी लेनी है।
कि बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के साथ जो पर्सन है उनकी डिसेबिलिटीज़ का मिनिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए। तो जैसा कि वीडियो के माध्यम से आपको पहले भी इस बात से अवगत करवाया जा चुका है कि मिनिमम परसेंटेज जो है डिसेबिलिटी की वो 40% है। तो जो कमेटी है उस कमेटी ने भी 40% की मिनिमम जो परसेंटेज है वो बताई है। इट मीन्स कि अगर किसी की डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% से कम है तो फिर उसे डिसेबिलिटी के अंक नहीं मिलेंगे। इसी पॉइंट नंबर 6 का जो सेकंड सब पॉइंट है उसमें ये भी पूछा गया है कि जो मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होगी, डिसेबिलिटी की जो मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होगी जिसके अंडर एप्लीकेंट को मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पॉलिसी है वो किसी को अगर कोई 100% डिसेबल भी है तो उस केस में भी उस एप्लीकेंट को जॉब मिल सकती है, और लेकिन कंडीशन ये है कि वह साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कि दिमागी हालत उसकी अगर सही है तो इन डैट केस उसे 8 अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 7 है वो अनाथ से रिलेटेड है, यानी ऑर्फन से रिलेटेड है और उसकी आयु से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है और उन्होंने बताया है कि जो ऑर्फन है उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि एक ऐसा पर्सन हुज बायोलॉजिकल या फिर एडॉप्टेड पेरेंट्स हैड डाइड बिफोर हिज और हर अटेनिंग 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि अगर उसके जो पेरेंट्स हैं चाहे उनके ओरिजिनल माता पिता यानी कि असली माता पिता या फिर एडॉप्ट किए, अगर उसको एडॉप्ट किया गया होगा तो वो वाले माता पिता, अगर उनकी मृत्यु हो गई है उस बच्चे के 18 साल पहले तो वो ऑर्फन होगा। और इसकी कोई अपर एज नहीं है, अपर एज लिमिट नहीं है। बट अगर कोई ऑर्फन है तो उसको जो ये डेफिनेशन दी गई है कि उसके जो माता पिता हैं उनकी मृत्यु अगर हो चुकी है उस बच्चे के 18 साल की आयु होने से पहले तो वह ऑर्फन है। और इसका जो सर्टिफिकेट है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इशू करेंगे, यानी कि BDO इशू करेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 8। तो इसमें पूछा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट अनएम्प्लॉयड फैमिली से बिलोंग करता है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो कौन इशू करेगा। तो कमेटी ने इस पॉइंट को क्लियर किया है कि जो सर्टिफिकेट है उसे इशू किया जा सकता है SDO के द्वारा, SDO सिविल के द्वारा, या फिर तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार के द्वारा इशू किया जा सकता है। इसी पॉइंट नंबर 8 का सेकंड पॉइंट है, यानी कि सब पॉइंट है कि अगर कोई वुमन डिजर्टेड बाय हस्बैंड यानी कि परित्यागिता स्त्री है तो उसका सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है कि इसका जो सर्टिफिकेट है वो BDO इशू करेंगे। कंसर्न्ड ब्लॉक के जो BDO होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे, वो इस सर्टिफिकेट को इशू करेंगे। पॉइंट नंबर जो 9 है उसमें ये पूछा गया था कि जो पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी है उसमें क्वालिफाइंग एज क्या है, यानी कि आयु सीमा क्या है एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है कि तो एज लिमिट जो होगी वो 18 से 45 साल की होगी और 5 साल रिलैक्सेशन मिल जाएगी फॉर अपर एज इन केस ऑफ SC ST OBC कैंडिडेट्स। चलिए अब बारी है पॉइंट नंबर 10 को डिस्कस करने की। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कि अगर लैंड डोनेशन के बेस पर किसी फैमिली का जो मेंबर है वो पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की पोस्ट पर पहले से ही रखा जा चुका है तो क्या उसी फैमिली का कोई और मेंबर सेम बेनिफिट, लैंड डोनेशन का सेम बेनिफिट ले सकता है या नहीं। तो यहाँ पे कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है और क्लैरिफिकेशन दी है कि जो बेनिफिट है लैंड डोनेशन का विल बी गिवन ओनली वंस, एक बार ही बेनिफिट दिया जाएगा। और दोस्तों जो लास्ट पॉइंट नंबर 11 है इसमें ये क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कि अगर किसी कैंडिडेट ने मैट्रिकुलेशन डायरेक्टली कर ली है, कैसी भी ओपन स्कूल वगैरह से मैट्रिकुलेशन उसने डायरेक्टली कर ली है विदाउट डूइंग 8 क्लास, यानी कि 8 क्लास उसने नहीं की और 10वीं क्लास उसने क्लियर कर ली, तो क्या उसे 8 मार्क्स जो मिलने हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के वो मिलेंगे या नहीं। तो यहाँ पे
कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार ये क्लैरिफिकेशन दी गई है, जो कैंडिडेट को 8 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि उसने मेट्रिकुलेशन पास कर ली है, जो कि 8th क्लास से हायर क्वालिफिकेशन है, तो इस आधार पर उसे 8 अंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे वो 11 पॉइंट जिनकी क्लैरिफिकेशन विभाग ने सरकार से मांगी थी, जिनके चलते जो मेरिट बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो अब ये जो सारी दिक्कतें हैं वो क्लियर हो जाएंगी और जो भर्ती प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से आगे चल पड़ेगी और जल्द ही 1-2 दिन के अंदर ही काउंसलिंग की जो डेट्स हैं वो सभी ब्लॉक्स में, मैक्सिमम ब्लॉक्स में जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएंगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है, जल्द ही ये जो भर्ती प्रोसेस है अपने ट्रैक पर आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार जरूर रखना कि ये जो रिकमेंडेशन आई हैं, जो कमेटी ने क्लैरिफिकेशन के जो पॉइंट्स थे, 11 पॉइंट्स की जो क्लैरिफिकेशन दी है, उनसे आप सभी के जो क्लैरिफिकेशन हो गई है या अभी भी कुछ क्लैरिफिकेशन बाकी है। तो ठीक है गाइस, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।